हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस के बारे में। अनकन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यानी न्यूअर मशीनिंग प्रोसेस भी है। कौन सी? इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग। इनकी नीड क्या है? हमारे पास कन्वेंशनल प्रोसेस है ना मशीन करने की, जैसे लेथ है, मिलिंग है। फिर हम ये इलेक्ट्रिकल मशीन, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, ईसीएम और अनकन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का यूज क्यों करते हैं? ज्यादातर जो प्रोसेसेस है ना, उनको यूज करने के लिए हमें क्या चाहिए? वो सरफेस फिनिश, रिक्वायर्ड सरफेस फिनिश अगर हमको नहीं मिल पाती है जितनी जो हमें सरफेस फिनिश चाहिए, तो उसके लिए हम ईसीएम यूज करते हैं, हाई सरफेस फिनिश के लिए। दूसरा रीजन ये है कि बहुत सारी शेप्स ऐसी हैं जो हम आसानी से नहीं प्रोड्यूस कर सकते, उसके लिए हम अनकन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस पढ़ते हैं। जैसे पहली हम इसमें आज डील करेंगे ईसीएम से, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग। आगे और भी आएंगी, ईडीएम आएगी, इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग, एब्रेसिव जेट मशीनिंग। लेकिन आज इस वीडियो में खाली हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग के बारे में। इसका पहले बेसिक प्रिंसिपल समझ लें। बेसिक प्रिंसिपल क्या है? तो जब हम मशीनिंग करते हैं, मेटल रिमूव होता है तो अलग अलग तरीके से होता है। कटिंग प्रोसेस बताई थी, मेटल कटिंग बताई थी, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से जो मेटल रिमूव करते हैं लेथ पर। लेकिन यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो मेटल रिमूव होगा वो इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू होगा। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब एटम बाई एटम रिमूव होगा। तो कैसे होता है वो देख लेते हैं। इसका एक डायग्राम देख लेते हैं पहले तो। ज्यादातर इसमें क्या है, हम टूल जो है, टूल किसको बनाते हैं? टूल जो रहता है, टूल मटेरियल हमारा ये वर्क पीस है, वर्क टूल। टूल ज्यादातर कंडक्टिंग मटेरियल होता है। कौन सा मटेरियल? कंडक्टिंग मटेरियल। कंडक्टिंग मटेरियल जैसे हम बना लेते हैं कॉपर, ब्रास, ठीक है। यहाँ इसको साइड से हम क्या कर देते हैं, इंसुलेट कर देते हैं टूल को इंसुलेटेड कर देते हैं साइड से। क्यों क्या कर देते हैं? इंसुलेटेड। इसको डिप कर देते हैं किसके अंदर? इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। किसके अंदर डिप कर देते हैं इसे? इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। इलेक्ट्रोलाइट के अंदर से डिप कर देते हैं। यहाँ पर जो रिमूव होके आ रहा है, डेब्रिस आ रहा है, वहां से डेब्रिस पार्टिकल जो वर्क पीस से रिमूव हो रहा है वो यहाँ क्या हो रहा होगा? इकट्ठा होगा। इसको हम बोलते हैं स्लज। यहां से इसको फिर से फीड किया सीपी के थ्रू। सीपी क्या है? सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप सेंट्रीफ्यूगल पंप के थ्रू इसे फिर से फीड करके हम कहां सप्लाई देते हैं? वापस इसमें, यहाँ इसके थ्रू। ये फिर से वापस आ जाता है। तो ऐसे कम भी नहीं होता हमारा, क्या इलेक्ट्रोलाइट कम नहीं होता, पूरा का पूरा यही बना रहता है। यहाँ से वापस कर देते हैं। ये जो गैप दिख रहा है वर्कपीस और टूल के बीच में, इस गैप को हम नियरली रखते हैं 0.03 टू 0.5 mm गैप। सरफेस फिनिश जो हमें मिलती है इसमें, सरफेस फिनिश जो हमें मिलती है वो मिलती है 0.2 माइक्रोन टू 0.8 माइक्रोन्स। 0.2 टू 0.8 माइक्रोन्स की सरफेस फिनिश तक मिल जाती है हमें। बट इसकी सतह पर कितना सरफेस फिनिश मिल सकती है? 0.2 टू 0.8। ये क्या है जो फिर भरा हुआ है, इसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट सबसे इंपॉर्टेंट, ये एक हाई करंट लो वोल्टेज प्रोसेस है। हाई करंट लो वोल्टेज प्रोसेस है। हाई करंट क्यों? क्योंकि वहां से हमें एटम रिमूव करना। हाई करंट लो वोल्टेज प्रोसेस है और ये वर्क करती है प्रिंसिपल पे किसके? इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलिसिस। रिमूवल ऑफ मटेरियल, रिमूवल ऑफ मटेरियल एटम बाय एटम, एटम बाय एटम। एक एक एटम कर करके रिमूव होते हैं। कहां से? पार्टिकल वर्कपीस से। जो टूल का हमारा क्या है, जो टूल की शेप है वो वर्कपीस ले लेता है। कैसे? यहाँ के इन दोनों के बीच में रिएक्शंस होती हैं, रिएक्शन की वजह से ये एटम बाय एटम इसमें से मटेरियल रिमूव होना स्टार्ट हो जाता है वर्क से। और जो टूल की फिनिश है वो कौन ले लेता है? टूल की शेप वो कौन ले लेता है? वर्क ले लेता है। सरफेस फिनिश इस प्रोसेस की काफी हाई है, 0.2 टू 0.8 माइक्रोन्स। और प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस है। इसका जो स्पेसिफिक कंजप्शन होता है पावर का,
एक पावर का स्पेसिफिक कंजप्शन हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, जिससे हमको पता चलता है कौन सी प्रोसेस कितनी ज्यादा खपत करती है। तो जो इसका स्पेसिफिक कंजप्शन है वो इसका सबसे हाई है। इसके बाद आगे हम और प्रोसेस पढ़ेंगे, ईडीएम पढ़ेंगे, एजीएम पढ़ेंगे, आगे आएंगे। तो उन सब में सारी प्रोसेस में जो सबसे ज्यादा स्पेसिफिक कंजप्शन है वो किसका ज्यादा है, ईसीएम का। क्यों ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर जो मटेरियल रिमूव हो रहा है वो कैसे हो रहा है, एटम बाई एटम रिमूव हो रहा है। कैसे रिमूव हो रहा है, एटम बाई एटम। तो इसका स्पेसिफिक कंजप्शन भी हाई है। स्पेसिफिक कंजप्शन इज हाई, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, मेटल जो रिमूव हो रहा है वो एटम बाई एटम हो रहा है। कुछ इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बता देते हैं। कुछ इलेक्ट्रोलाइट हैं जिनको हम इसमें यूज कर रहे हैं, जैसे कि हम NaCl यूज करते हैं। NaCl यूज करते हैं किसके लिए, अगर हमें रफ फिनिशिंग करनी हो। अगर रफ फिनिशिंग करनी हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं NaCl। NaClO3 यूज करते हैं फिनिशिंग के लिए। वो अलग अलग डिपेंड करता है। तो वो प्रोसेस क्या है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भरा है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होगी, यहाँ से मटेरियल रिमूव होगा एटम बाई एटम। रिमूव होता जाएगा, यहाँ से कुछ पार्टिकल जो रिमूव हो गए हैं वो भी इसमें कलेक्ट हो जाएंगे। वो कलेक्ट होकर हम इसको सीधा कहाँ पे पहुंचा देंगे, एक बॉक्स में, जहाँ पे हम सारा का सारा डेब्रिस भी और साथ में इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भी क्या कर रहे हैं, कंटेन कर रहे हैं। वहां से सेटल हो जाएगा नीचे क्या, स्लज। स्लज सेटल होने के बाद सेंट्रीफ्यूगल पंप से फिर से पंप कर देंगे। हाँ, इधर एक कूलिंग सिस्टम और लगा देते हैं, किसके लिए, कि जो हमने यहाँ से पंप किया है वो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ज्यादा गर्म ना हो जाए। ज्यादा गर्म हो जाने से वो क्या करेगा, वापस यहीं आ रहा है, तो ज्यादा गर्म होने की वजह से वो यहाँ से अनवांटेड कट कर देगा। मतलब मटेरियल को ऐसा रिमूव कर देगा जहां से हमको नीड भी नहीं थी, जो टूल की शेप नहीं थी उसके अलग भी हल्के छोटे छोटे कट्स दे देगा। किस लिए, क्योंकि वो इतना हीटेड है और डायरेक्टली जब वो वहीं पे पड़ेगा पंप करके वापस, जब हम यहाँ वर्कपीस पे इधर से डालेंगे तो वो अंडर कट दे देगा। तो यहाँ पर एक कूलिंग वो भी लगा देते हैं, कूलिंग प्लेस, जिससे जो हम इलेक्ट्रोलाइट वापस पंप कर रहे हैं वो क्या होता रहे, कूल होता रहे। ठीक है। तो इस फिनिशिंग का कुछ रिएक्शंस भी हैं, कुछ रिएक्शंस इसके अंदर आती हैं, जैसे Fe पॉजिटिव 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब यहाँ से 2H2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन आए, ये बन जाएगा तुम्हारा H2 रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, प्लस 2OH का होल नेगेटिव, और Fe पॉजिटिव 2 प्लस 2OH का नेगेटिव, FeOH का होल ट्वाइस, ये निकलेगा। इसी को हम बोलते हैं स्लज। यही क्या है, स्लज। ठीक है ना, ये बेसिक वो है। तो इस प्रोसेस में हमने क्या समझा कि मटेरियल रिमूव हो रहा है, इसमें हाँ टूल कैसा होगा, कंडक्टिंग होगा। कंडक्टिंग होगा तभी तो वो होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होगी, तो उसके लिए टूल कंडक्टिंग होगा। ज्यादातर हम किसका बनाते हैं, कॉपर और ब्रास का। हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है तो उसके लिए भी एक सेफ पैसेज होना चाहिए कि हाइड्रोजन गैस रिलीज होके निकल जाए इसमें से आसानी से। और बाद बाकी बस ध्यान किस चीज का रखना है कि जो भी हम इसको पंप कर रहे हैं वो हीट ना करें, थोड़ा कूल करके आगे बढ़ाएं। ये समझ में आया। तो ऐसे ही इसका जो दूसरा है, लास्ट तुमने पीटी फर्स्ट वगैरह में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग के साथ ईसीएम के साथ ईसीजी भी था। एक ईसीजी भी था, वहां पे सुना हो शायद। इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग है, ईसीजी भी है। ईसीजी मतलब इलेक्ट्रो केमिकल ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग पढ़ी थी ना लास्ट लास्ट पीटी फर्स्ट में। तो ग्राइंडिंग क्या है, ग्राइंडिंग वही प्रोसेस है ग्राइंड करने के लिए। इलेक्ट्रोकेमिकल का क्या है, यहाँ पर जो बॉन्ड थे उसमें वो हम किसके बनाएंगे, कंडक्टिंग मटेरियल के बनाएंगे। तो यहाँ क्या होगा, दोनों चीजें होंगी, ग्राइंडिंग भी होगी और साथ में इलेक्ट्रोलाइसिस भी होगी। लेकिन मेनली इसमें क्या होता है, 95% जो मटेरियल रिमूव होगा, 95% जो मटेरियल रिमूव होगा वो किसकी वजह से होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस की वजह से। इलेक्ट्रोलाइसिस की वजह से मतलब रिमूवल ऑफ एटम, रिमूवल ऑफ मेटल और मटेरियल एटम बाय एटम, एक एक एटम करके ही रिमूव होगा 95%।
बाद बाकी और रिमेनिंग 5% बाय प्योर ग्राइंडिंग। प्योर ग्राइंडिंग की वजह से कितना खाली रिमूव होगा, खाली 5%। एप्लीकेशन भी इसकी लिख लो। एप्लीकेशन कहाँ यूज होता है, ये होता है स्टीम टरबाइन ब्लेड बनाने के लिए। स्टीम टरबाइन ब्लेड बनाने के लिए उनकी सरफेस फिनिश वगैरह सब पे ध्यान रखने के लिए ये एप्लीकेशन है उसकी। तो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग में भी क्या है कि उसके जो बॉन्ड थे वो बॉन्ड पड़े थे लास्ट टाइम से हमने, बॉन्ड एब्रेसिव होते हैं उसमें ग्राइंडिंग व्हील में, तो वो कंडक्टिंग मटेरियल जो बनाए जाते हैं जिससे क्या हो इलेक्ट्रोलाइसिस हो सके। तो एक्चुअल में उसका 95% भी मटेरियल रिमूव हुआ वो इलेक्ट्रोलाइसिस से होता है, रिमूवल ऑफ मटेरियल एटम बाय एटम। और जो 5% है वो प्योर ग्राइंडिंग की वजह से, ग्राइंडिंग हो रही है तो ग्राइंडिंग का कुछ तो फायदा होगा ना, तो ग्राइंडिंग की वजह से जो रिमूव हो रहा है वो कितना होता है 5%। ये तुम्हारा ईसीजी था, ये तुम्हारा पूरा थ्योरेटिकल पर्पस था। अगर बाई चांस न्यूमेरिकल वो आ जाए एमआरआर वगैरह ड्राइव करने या फिर कोई न्यूमेरिकल एस्पेक्ट से आ जाए तो छोटा सा हम इसके न्यूमेरिकल को भी डील कर लेते हैं। बस मटेरियल रिमूवल रेट देख लेते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। वैसे इतनी नीड नहीं है तुम्हारे अकॉर्डिंग, क्योंकि ये आता है ज्यादातर थ्योरेटिकल। फिर भी हम देख लेते हैं एक बार एमआरआर कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब क्योंकि हम एमआरआर कैलकुलेट कर रहे हैं मास, तो कितना मास रिमूव होगा, मास रिमूव होगा जितना चार्ज सप्लाई होगा। चार्ज कितना होगा I इंटू टी, चार्ज इंटू टाइम आई टी। ये मास जो है किसके प्रोपोर्शनल है, चार्ज के, और चार्ज किसके प्रोपोर्शनल है आई टी के। जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट घटता है तो क्या हो जाएगा, मास इक्वल टू जेड आई टी। जेड क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे हम इसको नाम दे देते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। जेड होता क्या है, जेड इक्वल टू ई अपॉन एफ। ई अपॉन एफ। अब ई क्या है, ई को बोलते हैं हम केमिकल इक्विवेलेंट। केमिकल इक्विवेलेंट। एफ क्या है, फेराडे कांस्टेंट। फेराडे कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 96,500। 96,500। ई क्या है, ई है एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी। एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी। हमको पता है एमआरआर क्या होता है, एमआरआर मटेरियल रिमूवल रेट क्या होता है, एमआरआर कितना वॉल्यूम मटेरियल का रिमूव हुआ पर यूनिट टाइम में, उसी को हम एमआरआर बोलते हैं ना, कि कितना मटेरियल रिमूव हो रहा है वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, उसी को हम बोलते हैं। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हुआ, मास अपॉन डेंसिटी। तो यहां से क्या आ गया, वॉल्यूम मास अपॉन डेंसिटी इनटू टाइम। मास क्या था, जेड आई टी अपॉन, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो और इसको इक्वेशन सेकंड मान लो, जेड आई टी अपॉन रो डेंसिटी इनटू टी टाइम। टाइम से टी कट गया, जेड आई अपॉन रो। जेड क्या था हमारा, ई अपॉन एफ, ई अपॉन एफ इंटू आई अपॉन रो। तो हमारे यहाँ से एमआरआर आ गया। एमआरआर कैलकुलेट करना हो मटेरियल रिमूवल रेट तो क्या आएगा, ई आई अपॉन एफ रो। और ये बताइए हमको ई क्या है, ई क्या है एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी। तो यहाँ से हम मटेरियल रिमूवल रेट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसका ज्यादा इफेक्ट आएगा नहीं क्योंकि ज्यादा थ्योरेटिकल बेसिस पे आता है, फिर भी अगर हम चाहें तो वहां पे ये भी ड्राइव करके दे सकते हैं, ये बता सकते हैं मटेरियल रिमूवल रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, जितना करंट ज्यादा सप्लाई करेंगे उतना मटेरियल रिमूवल रेट ज्यादा आएगा। समझ में आया, तो इससे रिलेट भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे, हम डिस्कस करेंगे कि वो ईटीएम को और एजीएम को। थैंक यू स्टूडेंट्स।